नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। अलवर के गोविंदगढ़ थाने की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए व्यापारी के साथ लूट करने वाले बदमाश को गिरफ्तार किया है। आरोपी 10,000 रुपए का नामी बदमाश है। वहीं थाना प्रभारी हितेश शर्मा ने बताया कि 6 आरोपियों ने गोविंदगढ़ के व्यापारी के साथ 6,80,000 रुपए लूट की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस घटना में शामिल 5 आरोपियों को पूर्व ही गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि एक आरोपी घटना के बाद से फरार चल रहा था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये व्यापारी से लूट हुई थी 24 जुलाई को, जिसमें अब तक कुल 6 आरोपी पहले गिरफ्तार किए जा चुके हैं पुलिस द्वारा। कल सूचना हमको मिली थी कि एक जो शेष आरोपी है इसके अंदर, जिसका नाम मौसम पुत्र जाकर मेव है, ये इसमें वांछित चल रहा था। इस पर 10,000 रुपये का इनाम भी श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जारी किया हुआ है। इसकी सूचना मिली तो कल इसको अटेली थाना इलाके हरियाणा से हमारी टीम में तेजराम हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल राजेश और अन्य हमारी टीम गई थी, जिसमें मुख्य रूप से झुंझुनू के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सिरासर कला में स्मार्ट क्लासरूम का लोकार्पण किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी महेंद्र सिंह झाखड़ मौजूद रहे। इस दौरान प्रधानाचार्य सुरेंद्र कुमार ने बताया कि स्कूल में स्मार्ट क्लासरूम होने से विद्यार्थियों को डिजिटल युग के दौर में पढ़ाई में मदद मिलेगी और शिक्षा से संबंधित नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी। बता दें, भामा शाह के सहयोग से विद्यालय में स्मार्ट क्लासरूम का निर्माण हुआ है। आज झुंझुनू जिले के मडावा ब्लॉक के सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिरियासर कला में स्मार्ट कक्ष का उद्घाटन किया गया। भामाशाह और दानदाता डॉक्टर मोहर सिंह है, उन्होंने इस कार्य को अंजाम दिया है। राज्य सरकार ने मिशन स्टार्ट जो कार्यक्रम चला रखा था और उसके तहत सोमवार से शुक्रवार को जो क्लासेस चलती थी, उनके लिए हमें इसकी बहुत ही ज़रूरत थी और ये होने पर अब इस कमी है वो पूरी हो गई है। हमें विद्यालय परिवार की तरफ से डॉक्टर मोहर सिंह का बहुत बहुत आभार। रामगढ़ बार एसोसिएशन के चुनाव निर्वाचन अधिकारी राम सहाय गुर्जर के सानिध्य में संपन्न हुई है, जिसमें सबकी सहमति से अन्य कार्यकारिणी को निर्विरोध घोषित कर दिया गया था। मात्र अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर मतदान किया गया, जिसमें रामगढ़ बार एसोसिएशन की ओर से अध्यक्ष पद के लिए 3 नामांकन भरे गए, जिसमें 34 मत धर्मपाल मेघवाल को प्राप्त हुए थे, जिनको निर्वाचन अधिकारी ने शपथ दिलाई। आज दिनांक 8/12/24 को अभिभाषक संघ रामगढ़ के चुनाव संपन्न कराए गए, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए 3 उम्मीदवार थे, जिसमें धर्मपाल मेघवाल जी को 34 मत मिले और मुजीबुर रहमान जी को 21 मत प्राप्त हुए और राजू राम सामरिया जी को 2 मत प्राप्त हुए। धर्मपाल मेघवाल जी को 13 वोटों से विजयी घोषित किया गया और बाकी सदस्य उपाध्यक्ष, सेक्रेटरी, कोषाध्यक्ष, संयुक्त सचिव और कार्यकारिणी के रामगढ़ अभिभाषक संघ का चुनाव हुआ, जिसमें मतदान शांतिपूर्ण हुआ। धर्मपाल मेघवाल जी विजयी हुए और मुजीबुर रहमान के 21 मत प्राप्त हुए। उधर राजस्थान में बीजेपी की बंपर जीत के बाद मुख्यमंत्री के नाम को लेकर आलाकमान लगातार मंथन कर रहा है। प्रदेश में मुख्यमंत्री पद के लिए प्रबल दावेदार महंत बाबा बालकनाथ माने जा रही है। उनको सीएम बनाने के लिए अलवर के हनुमान मंदिर में विधि विधान के साथ हवन पूजन किया गया। हवन यज्ञ में मौजूद सरपंच संघ के सदस्यों ने मंत्रोच्चारण किया और बाबा बालकनाथ को सीएम बनाने की प्रार्थना की। सरपंच संघ अध्यक्ष अशोक यादव ने कहा कि बाबा बालकनाथ ने सांसद रहते हुए जिले में बहुत उत्कृष्ट कार्य किए हैं, उन्हें मुख्यमंत्री बनाना ही चाहिए। ये जिले के सभी सरपंच साथी आज अलवर में हनुमान सर्किल के ऊपर हनुमान मंदिर में एकत्रित होके महंत बाबा बालकनाथ जी के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री बने, इसको लेके हवन यज्ञ करवाया गया। वर्तमान में बाबा अलवर में तिजारा विधानसभा से विधायक हैं, पूर्व सांसद हैं। अजमेर के नेशनल हाईवे 8 स्थित नारेली के पास केमिकल से भरा टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। टैंकर के पलटने के बाद हाईवे के एक साइड का रोड जाम हो गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस और क्रेन की मदद से टैंकर को साइड करवाया गया। ये हादसा हुआ अपने हाईवे 8 नंबर पर, नेशनल नंबर 8 पर, अपने नारेली के पास में। ये टैंकर जयपुर तरफ जा रहा था, इसके आगे दूसरा टैंकर चल रहा था, अनकंट्रोल हो गया था, तो इसने भी ब्रेक ले लिया। ब्रेक लेने से ये पलटे खा गया
इसमें कोई ज़्यादा नहीं। अलवर शहर में नालों की सफाई के लिए नगर निगम ने नई पहल शुरू करने जा रही है। पार्षद देवेंद्र रसगानिया ने नवतेज टीवी को बताया कि इस बार नालों की सफाई के लिए अलग से ठेका दिया जाएगा। इससे बड़े और छोटे सभी नालों की सफाई अच्छे तरीके से हो सकेगी। साथ ही सफाई कर्मचारियों की संख्या को बढ़ाया जाएगा। उन्होंने निगम में पिछली कांग्रेस सरकार को भ्रष्टाचारी सरकार बताया है, लेकिन जब से नगर निगम में भाजपा के महापौर घनश्याम गुर्जर बैठे हैं, तब से नगर निगम में भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। अलवर शहर के नगर निगम में साफ सफाई की व्यवस्था जानने के लिए आज हम नगर निगम पहुंचे हैं। यहाँ पे मौजूद है स्थानीय पार्षद देवेंद्र रसगानिया। इनसे जानते हैं कि साफ सफाई किस तरह हो रही है। अलवर नगर निगम में साफ सफाई किस तरह हो रही है, बताइए। देखो, पहले की व्यवस्था के हिसाब से देखा जाए तो सफाई व्यवस्था जो सुचारू रूप से नहीं चल रही थी। अब प्रक्रिया एक नए ठेके की व्यवस्था आई है, जिसमें नालों की सफाई का ठेका अलग से लगेगा। इसमें जो लास्ट मीटिंग हुई थी बोर्ड में, उसमें मेरे द्वारा ही मांग रखी गई थी कि भाई निर्माण से ही नालों की सफाई का टेंडर जारी हो। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा महापौर घनश्याम गुर्जर जी का भी और आयुक्त साहब का भी, जिन्होंने इस मेरी मांग को मान लिया। और अब शहर में जितने भी नालों की सफाई का है ठेका जो निर्माण से होगा, उसमें क्या है, नालों की तल से भी सफाई भी होगी और साथ में अगर उसमें कोई टूट फूट हो रही है या फिर कहीं पटाव बनना है तो वो भी काम उसमें साथ में होगा। तो एक नई व्यवस्था से निश्चित रूप से नालों की सफाई में सुधार आएगा। और जो व्यवस्था है, जैसे और भी जो है कि जब ये ठेका बढ़ेगा तो सफाई कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ेगी और संसाधन भी बढ़ेंगे, तो सफाई अच्छे से शहर में हो पाएगी। शहर में काफी जगह देखने को मिलता है कि काफी जगह अब तो मतलब कूड़ा इकट्ठा होता है और कोई अधिकारी ध्यान नहीं देता। तो इस पे क्या करना चाहेंगे इस बार? देखो शहर बड़ा है, पहले जब अब नगर निगम में बन गया है तो पहले जैसे सफाई व्यवस्था होती थी वो उसी पैटर्न पे चल रहे थे, लेकिन अब पैटर्न उसका बदला है। संसाधन भी बढ़ेंगे और कर्मचारी बढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से जब संसाधन बढ़ेंगे और कर्मचारी बढ़ेंगे तो ये सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से होगी, संसाधनों से अच्छी सफाई होगी। जैसे अब आजकल आप देख रहे हैं कि मशीनों से भी रोड साफ सफाई हो रही है, तो निश्चित जब संसाधन बढ़ेंगे और कर्मचारी बढ़ेंगे तो इस सफाई व्यवस्था भी दुरुस्त होगी। अगर बात करें तो हम भ्रष्टाचार की, तो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार नगर निगम में हुआ है, क्या करना चाहिए? देखो, जब कांग्रेस का ये बोर्ड था उसमें आपने देखा कि भ्रष्टाचार हुआ था, लेकिन जब से भाजपा के घनश्याम गुर्जर जी ने चार्ज लिया है तब से आप देख लो किसी भी प्रकार का काम आप नगर निगम में आके करवा सकते हैं। इतने सारे पट्टे उन्होंने जारी कर दिए और वो जो रुके हुए काम थे वो उन्होंने निकाले। तो भ्रष्टाचार, अब सरकार बीजेपी की आ गई है तो निश्चित रूप से ही कार्य अच्छे होंगे और इस भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलेगी। साफ तौर पे इनका कहना है कि अब भाजपा की सरकार आ गई है और जो अभी काम रुके हुए हैं वह पूर्ण रूप से पूरे किए जाएंगे। मैं दीक्षित कुमार, नवतेज टीवी, अलवर। बढ़ेंगे आगे। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना प्रमुख सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या का मामला तोल पकड़ता जा रहा है। करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने झालावाड़ के राजपूत छात्रावास से एक वाहन रैली निकाली, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होते ही मामा भांजो सर्कल पर पहुंची। करनी सेना कार्यकर्ताओं ने सुखदेव सिंह गोगामेडी के हत्यारे को जल्द गिरफ्तार करने की मांग करते हुए जमकर प्रदर्शन किया और कार्यकारी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पुतला भी फूंका। कार्यकर्ताओं ने कहा कि 72 घंटे की समय सीमा के भीतर मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो करनी सेना राज्य में उग्र प्रदर्शन करेगी और झालावाड़ जिले की सड़कों को जाम कर दिया जाएगा। सर, आप सबको जानकारी है कि अशोक गहलोत सरकार में जब वो गृह मंत्री थे तब भटिंडा जेल से और भटिंडा जो वहाँ के जो अधिकारी हैं उन्होंने लेटर दिया था और वो लेटर सब जगह प्रेस में भी है। उसके बावजूद भी गृह मंत्री रहते हुए अशोक जी गहलोत ने सिक्योरिटी नहीं दी। उनके एक पुलिस अधिकारी कहते हैं कि ऐसे किसी को सिक्योरिटी नहीं मिलती है। सामाजिक, पूरे देश के सबसे बड़े सामाजिक संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे सुखदेव सिंह जी, वो कोई ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं थे, उनको सुरक्षा दी जानी चाहिए थी। क्योंकि आज जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हो रही है उसका पूरी जिम्मेदारी गहलोत सरकार जब वो गृह मंत्री थे उनकी थी। बाकी सबको पता है कि मीडिया में सब पूरी जानकारी आ रही है कि किस प्रकार से अशोक जी गहलोत के बेटे भी इस मामले में संलिप्त पाए जा रहे हैं। हमारी मांग है कि इसकी जांच NIA से हमने करने की मांग करी है और हमें प्रशासन के द्वारा इसकी जानकारी भी दी गई है और हमें
बार संघ डिडवाना के चुनाव इस बार निर्विरोध संपन्न हुए हैं, जिसमें वयोवृद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता मोहम्मद इकबाल बख्शी अगले 1 साल के लिए डिडवाना जिला बार संघ के अध्यक्ष बनाए गए हैं। पूर्व अध्यक्ष हरदिना राम जाखड़ ने पद ग्रहण करवाते हुए कहा कि डिडवाना जिला बार संघ में सर्व समाज के अधिवक्तागण हैं, जिसमें निर्णय लिया कि इस बार सर्वसम्मति से मोहम्मद इकबाल बख्शी को अध्यक्ष बनाया जाए। डिडवाना की ये परंपरा रही है बार संघ की कि सदैव से यहाँ पर सीनियर मोस्ट को ये बनाया जाता था। उसी कड़ी में पिछली मर्तबा मैंने इलेक्शन लड़ने के लिए कहा था, लेकिन बीच में जो हरदीन राम जी जाखड़ साहब थे। कोटा शहर के अभिभाषक परिषद के चुनाव परिषद सभागार में संपन्न हो गए और इन चुनाव में मतों की गिनती का काम शनिवार को सुबह 11 बजे से किया जाएगा। अभिभाषक परिषद के पदाधिकारी मुकुट बिहारी परिचर ने बताया कि चुनाव में 35 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला कल होगा जब चुनाव नतीजे आएंगे। मतदान शुरू हो चुका है, 10 से 5 बजे तक चलेगा और 3 प्रकार की मतदान पेटी यहाँ पर लगी हुई है, एक वाइट है, एक पिंक है और एक येलो। वो शांतिपूर्वक हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। गिनती हो गई थी 16 तारीख को 1720। अभिभाषक कोटा के आज हमारे चुनाव हैं, वार्षिक चुनाव होते हैं। 2024 के लिए चुनाव हो रहा है। हमारे यहाँ कुल मतदाता जिन्होंने शपथ पत्र जमा कराए हैं उनको मिला करके 1782 मतदाता हैं, जिसमें से लगभग करीब 250 से 300 के बीच में महिलाएं हैं। और मतदान सुबह 10 बजे हमारा आरंभ हो गया है। 1 घंटे झुंझुनू के घटाना खुर्द गांव के अमर शहीद स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह राव की दूसरी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई, जिसमें स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान शहीद का परिवार और गांव के काफी लोग मौजूद रहे। इस मौके पर समिति संयोजक संदीप राव के मार्गदर्शन में पाल ब्लड बैंक चिरावा में स्वैच्छिक रक्तदान किया गया। उधर डूंगरपुर जिला बार एसोसिएशन के चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गए हैं। इस चुनाव में सचिव और अध्यक्ष पद के लिए 216 मतदाताओं ने मतदान किया है। सचिव पद के लिए विकास जांगीर ने 120 मत हासिल करते हुए अपनी प्रतिद्वंदी सूर्य सिंह शक्तावत को 26 मतों से हराया है। वहीं अध्यक्ष पद के लिए सिद्धार्थ मेहता ने 132 मत प्राप्त करते हुए अपने निकटतम प्रतिद्वंदी लक्ष्मण कोटेड़ को 83 मतों से शिकस्त दी है। बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष सिद्धार्थ मेहता ने इस जीत को बार एसोसिएशन की जीत बताया। एक्चुअली हमारे बार एसोसिएशन का जो चुनाव था और जो मेरी प्रचंड जो जीत हुई है और विकास जी की जो जीत हुई है, ये जीत हमारी नहीं है, बार एसोसिएशन की जीत है। क्योंकि पिछले काफी टाइम से हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि बाहर में बहुत सारी समस्या है, उसका निराकरण करना है, लेकिन बाहर एकजुट हुई, बाहर ने हमको प्रचंड जो वोट दिए। चित्तौड़गढ़ में जिला अभिभाषक संस्थान के चुनाव के बाद नतीजे घोषित हो गए हैं। निर्वाचन अधिकारी एसपी सिंह राठौड़ ने जीतने वाले उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। अध्यक्ष पद पर शंकरपुरी गोस्वामी, उपाध्यक्ष पद पर खुमान सिंह चावड़ा, सचिव पद पर भगवती लाल मेनारिया, पुस्तकालय प्रभारी पद पर सुनील रजक निर्वाचित हुई हैं। परिणाम आने के बाद अधिवक्ताओं में खुशी की लहर देखी गई। प्राथमिकता सबसे पहले हमारे अभिभाषक संस्था के जो वकील हैं उनके वकीलों के हितार्थ रहेगी, वकीलों के हित में कार्य करेंगे और ऐसी कोई बात नहीं आएगी जिससे कि वकीलों का नुकसान हो। होने लग रही है जो हमारे अधिवक्ता हितों की समस्याएं होगी उनके लिए हम सभी मिलकर के साथ में सहयोग करेंगे और जो कमियां हैं यहाँ पर, जो मूलभूत आवश्यकताओं की कमी है उनको पूरा करने का प्रयास बहुत सी हैं। जैसे वकीलों के बैठने की समस्या है, यहाँ पर वकीलों की नहीं है, नए चैम्बर्स बनवाने हैं, पीठासीन अधिकारियों की समस्या है, तो नई कोर्टों की समस्या है, वो सारी हम सब में एक साथ मिलकर के सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। 434 कुल मतदाता थे, उसमें से 417 वोट पड़े हैं और पुस्तकालय प्रभारी पर सुनील रजक को 271 मत और वीरेंद्र सिंह को 139 मत मिले। ऐसे सुनील रजक 132 मत से विजयी हुआ। सचिव पद पर भगवती लाल जी मेनारिया को 179 मिले, लोकेंद्र सिंह को 149 मिले, मोहित सोनगोगा को 86 मत मिले। ऐसे भगवती लाल मेनारिया 30 मतों से विजयी हुआ। उधर बीकानेर में सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के बाद पुलिस एक्टिव मोड में है, जिसके चलते पुलिस ने अब तक कई लोगों को राउंड अप किया है। जिले के हार्डकोर क्रिमिनल हिस्ट्री शीटर रोहित गोदारा की ओर से गोगामेड़ी की हत्या की जिम्मेदारी लिए जाने के बाद बीकानेर की पुलिस में काफी सतर्कता देखी गई। पिछली बार 14 देखिए, बीकानेर पुलिस द्वारा पिछले पूरे 10 महीनों से ऑपरेशन सावधान के तहत लगातार ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स पर कार्रवाई की जा रही है।
रोहित गोदारा और उनके संबंधित गैंग्स के जितने भी फॉलोअर्स हैं या सोशल मीडिया पे कोई लाइक कर रहा है या कोई नए लोग अगर उसके साथ जुड़ रहे हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की है। रोहित गोदारा गैंग के मेन क्रिमिनल जैसे हरिओम रामावत, दानाराम सिहाग, इन सबको भी बीकानेर पुलिस द्वारा पकड़ा गया है और जो अगर कहीं और वांटेड थे तो कचूबर अभिभाषक संघ के चुनाव के बाद नतीजे भी घोषित हो गए हैं। अध्यक्ष पद के लिए सत्येंद्र सिंह ने 25 मतों से जीत दर्ज की, जबकि अन्य पद पर निर्विरोध प्रत्याशी चुने गए, जिसमें उपाध्यक्ष सतबीर राणा, सचिव मुकेश चंद जाटव, कोषाध्यक्ष ललित मोहन शर्मा, पुस्तकालय अध्यक्ष समुद्र शर्मा मैथनी का चयन किया गया। इस दौरान एडीजे सरिता धाकड़ और मुंसिफ मजिस्ट्रेट प्रिया यादव की मौजूदगी में बधाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर सत्येंद्र सिंह चौधरी ने सभी को साथ लेकर चलने और बार संघ के हितों को ध्यान में रखते हुए हर समय तैयार रहने का वादा किया है। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ नगर पालिका प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने के लिए अतिक्रमण विरोधी अभियान निरोधी अभियान शुरू किया है। नगर पालिका के ईओ राम निवास कुमावत ने एडवाइजरी जारी करते हुए व्यापारियों से अपील की कि 7 दिसंबर तक दुकानों के सामने से सामान हटाने के अलावा खुले में सड़क पर सामान बेचने वाले और अवैध रूप से लगने वाली रेहड़ी को स्वयं हटा ले, फिर नहीं तो प्रशासन सख्त कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटाएगा। ये कार्रवाई जो है हमने 3 दिन पहले नोटिस जारी किया था और बाजार की स्थिति है कि बाजार में जो दुकानदार हैं वो अपनी दुकान के बाहर सामान रख करके अतिक्रमण कर रखे हैं और बहुत सारे सब्जी वाले लारी वाले जो हैं अव्यवस्थित ढंग से जो है अपनी कर रखी है और इससे आने जाने वाले लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। साथ साथ जब बाजार में से अगर आप निकलो तो ढंग से एक गाड़ी भी नहीं निकल सकती। तो आज हमने एक सांकेतिक तौर पे एक अतिक्रमण अभियान चलाया है और सभी व्यापारियों को समझाया है जो उनकी बाउंड्री लाइन है, जो उनकी दुकान है, सामान को अपने अंदर रखे और जो लारी वाले हैं। जिला बार संघ अनूपगढ़ के अध्यक्ष पद के लिए हुए मतदान में 58 वोट से एडवोकेट रमेश सारस्वत अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। चुनाव अधिकारियों ने बताया कि अध्यक्ष पद पर रमेश सारस्वत और गुरतेज सिंह चुनावी मैदान में थे, जिसमें चुनाव को लेकर कुल 163 वोट डाले गए, जिसमें रमेश सारस्वत को 110 और गुरतेज सिंह को 52 वोट मिले हैं, जबकि 1 वोट निरस्त हो गया। चुनाव संपन्न होने के बाद अध्यक्ष रमेश सारस्वत और बार संघ के नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को प्रमाण पत्र सौंपे गए हैं। उधर धौलपुर में अभिभाषक संघ के वार्षिक चुनाव के बाद नतीजे भी घोषित हो चुके हैं। 502 अधिवक्ताओं में से 434 अधिवक्ताओं ने ही अपने मताधिकार का प्रयोग किया। अधिकारी जनरल सिंह गुर्जर एडवोकेट ने बताया कि धौलपुर अभिभाषक संघ के वार्षिक चुनाव में अध्यक्ष पद पर नीरज शर्मा ने अपने प्रतिद्वंदी देवेंद्र सिंह कुलश्रेष्ठ को 47 मतों से पराजित किया है। कोषाध्यक्ष पद पर योगेश कुमार त्यागी ने स्मित अग्रवाल को 48 मतों से पराजित किया। पुस्तकालय सचिव पद पर मोहम्मद आसिफ ने बंसलाल को 37 मतों से पराजित किया। अध्यक्ष के पद पर श्री नीरज शर्मा 47 वोट से विजयी हुए। महासचिव के पद पर श्री सतीश शर्मा 55 वोट से विजयी रहे। कोषाध्यक्ष बनने के बाद इस जीत का श्रेय मैं समस्त सीनियरों को देना चाहूँगा। बार के समस्त सीनियरों ने मिलकर मुझको जिताया है। बार के समस्त सीनियरों का आशीर्वाद मिला है और सभी का सभी सहयोग मिला है, सभी बच्चों का, सबका और मेरे अधिवक्ता जूनियर अधिवक्ताओं का सबका। आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के घर में घुसकर बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग के साथ उन्हें मौत के घाट उतार दिया। इस पूरे घटनाक्रम में स्कूटी सवार हेमराज और अजित सिंह भी घायल हो गए, जिनका एसएमएस अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो वहीं अजित सिंह के परिजनों ने हॉस्पिटल पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि इलाज सही नहीं हो रहा। इस पर एक खास रिपोर्ट नवतेज टीवी संवाददाता शिवानी शर्मा के साथ देखिए। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी प्रकरण जो कि अभी कुछ हाल ही में हुआ है, ये तो सब जानते ही हैं, लेकिन अजीत सिंह जिसको गोली लगी और जो कि गंभीर रूप से घायल है, कहीं ना कहीं वो अभी तक छुपे हुए हैं। बात करना चाहेंगे उनके परिजन से और जानते हैं क्या कुछ चीज़ें हैं, क्योंकि अगर बात करें अजीत सिंह की तो अजीत सिंह हमेशा सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के एकदम साये की तरह उनके साथ रहते थे, उनके सुरक्षाकर्मी थे। कह सकते हैं कि मतलब एक जो सुरक्षा जिनको देते थे वो अजीत सिंह वो काम करते थे। बात करते हैं अजीत सिंह जी की सिस्टर से। सर, मैम जानना चाहेंगे कि अजीत सिंह जी को गोली लगी, कब आपको पता चला, किस तरीके से ये खबर आप तक पहुंची? हमें जब न्यूज़ देखी हमने 2 बजे, हमें तभी पता चला। तब तक हमें यही पता था कि सुखदेव जी को गोली लगी है, क्योंकि हमें नहीं मतलब बताया गया था कि मेरा भाई वहाँ पे है।
हमने जब 3-4 बजे तक हमें पता चला, मतलब तब हमें पता लगा कि वो जो दूसरा सोफे के पास गिरा हुआ है वो मेरा ही भाई है वहाँ पे। तो उसी को मतलब गंभीर उसको चोटें आई है, गोली लगी है उसको 3-4, तब हमें पता चला गया। मैडम जानना चाहेंगे कि आपके भाई को गोली लगी है और कह सकते हैं कि एकदम गोगा मेडी जी के एकदम साई की तरह वो एकदम साथ रहते थे, हमेशा उनकी सुरक्षा करते थे, लेकिन आज उन्हीं के गोली लग गई। नहीं करता था, सुरक्षाकर्मी नहीं था, सुरक्षाकर्मी नहीं था उसके साथ में, उसका दोस्त था। वो खुद डॉक्यूमेंट देने के लिए गए। अच्छा, तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि वो उनके दोस्त हैं और उनके पास किसी काम से गए थे, कह सकते हैं किसी काम से गए थे, तो क्या कुछ उनका व्यवहार था और किस कारण वो गए, और जो भी ये प्रकरण हुआ है क्या इसके बाद आपको इलाज में कुछ बेनिफिट मिल पा रहा है? जो सुरक्षा कहते हैं वो आपको पूर्ण रूप से सरकार दे पा रही है? अभी कोई सुरक्षा नहीं मिल रही हमें, यहाँ पुलिस वाले हैं रखे हुए हैं, लेकिन हम फिर भी नहीं, हम खुद सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे इस चीज़ को, क्योंकि हमें पता है अभी तक वो अपराधी पकड़े नहीं गए हैं और अभी तक वो गंभीर हालत में वो वेंटिलेटर पे है। हमें जी जान हमारा मतलब सबका सिर में चढ़ा हुआ है, सब लोग यहाँ खड़े हैं। हम ये सोच रहे हैं कि अभी कुछ अच्छी खबर आए, कुछ आए, लेकिन अभी तक कुछ भी उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा हमें। तो हम चाहते हैं कि उसके डॉक्टर भी मतलब उसको अच्छे से देखे, हर 2 नर्स कम से कम 2-3 उसको रहे, एक्सरसाइज कराए, कुछ भी करे। उसको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, वो हर चीज़ से परेशान हो रहा है अभी। मैडम बात करना चाहेंगे अगर हॉस्पिटल प्रशासन की, तो हॉस्पिटल प्रशासन की तरफ से क्या कुछ चीज़ें हैं जो आपको लग रहा है कि ये गलत हो रही है? और क्योंकि अभी ये जो मामला है चरम पे है, सबके सामने ये मामला है, तो क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई लोग मिलने भी आ रहे होंगे सब लोग, ऐसे में आपको डर नहीं लग रहा कि कल को वही लोग वापस ना आ जाए या कोई हमला दोबारा ना हो? 72 घंटे में आपने बोला था कि उसको पकड़ने के लिए अपराधियों को, तो आपने अभी तक नहीं पकड़ा गया है, तो उस चीज़ का तो डर हमें है ही। इस भीड़ में कौन कहाँ आ जाएगा हमें क्या पता चलेगा, आप बताइए, हम कैसे पहचान पाएंगे उस आदमी को? पुलिस प्रशासन से, तो उसके पुलिस प्रशासन से आप लोग क्या मांग करते हैं? क्योंकि ये मामला अभी एकदम गर्म आया हुआ है, अगर कह सकते हैं, क्योंकि सबके मुंह पे एक ही अभी चुनाव गया है, लेकिन मुंह पे सबके अभी गोगा मेडी जो प्रकरण हुआ है वही नाम चला हुआ है, तो उसके चलते आप प्रशासन से क्या मांग करते हैं? हम यही चाहते हैं सबसे पहले उसका बेस्ट से बेस्ट इलाज होना चाहिए, हम उसे 2 या 3 नर्स उसको दी जाए जो उसके 24 घंटे साथ में रहे और हमें कम उसका देखभाल करते रहे हमेशा। पुलिस की सहायता हमें चाहिए और अभी तक हम वैसे भी सुरक्षित नहीं है। अगर मान लीजिए उसका यहाँ से इलाज हो रहा है, ट्रीटमेंट हो रहा है, वो सुरक्षित घर पहुँच गया, जब तक वो नहीं पकड़े जाएंगे अपराधी तब तक वो सुरक्षित नहीं है। हम उसको घर में भी रखेंगे तो कैसे सेफ रखेंगे बताइए? तो मैडम कहीं ना कहीं आप ये चाहते हैं प्रशासन से कि जब तक वो नहीं पकड़े जाए, हम चाहते हैं कि उसकी हर चीज़ उसके साथ रहनी चाहिए, उसको लाइसेंस भी मिलना चाहिए उसको, उसके लिए, अजीत सिंह के लिए। हाँ मैडम, अगर बात करें अजीत सिंह की सुरक्षा के बारे में, तो अब क्योंकि अजीत सिंह का नाम एकदम फोकस पे है, तो जिन्होंने ये कांड किया है उनके सामने भी है और जो आम जनता थी वो भी जानती है, तो कहीं ना कहीं एक डर मन में बैठा हुआ है। तो आगे क्या मांग आप सरकार से करती? क्योंकि अगर सरकार की बात करें तो अभी सरकार भी कोई नहीं है, प्रदेश बिना सरकार का चल रहा है। बस वही चीज़ है कि हमें उसके लिए 24 घंटे सुरक्षा चाहिए। आप बोलो सर, जानना चाहेंगे आपसे कि सुखदेव जी का जो मर्डर हुआ है इसके बारे में अभी अजीत जी यहाँ अंदर एडमिट हैं, क्या कुछ चीज़ें चल रही हैं? आप हॉस्पिटल प्रशासन से क्या मांग करते हैं, पुलिस प्रशासन से क्या मांग करते हैं, सरकार से क्या मांग करते हैं? जी देखिए, जो कांड हुआ है सबको पता है, सबके बारे में, क्योंकि अजीत सिंह जी बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में हैं अभी और वो अपनी ज़िंदगी और मौत के लिए लड़ रहे हैं। और हमारी पहली मांग तो यही है कि सबसे इनको बेस्ट से बेस्ट इलाज मिले, हॉस्पिटल प्रशासन की तरफ से, हॉस्पिटल की तरफ से भी कोई कोताही नहीं बरती जाए, जबकि यहाँ हॉस्पिटल के अंदर भी यहाँ पे कोई विशेष इंतजाम नहीं किए गए हैं और ना ही उनको केयर दी जा रही है। जो केयर इनको मिलनी चाहिए वो केयर नहीं मिल पा रही है और उनकी कंडीशन में अभी कोई सुधार फिलहाल नहीं है। उनका जो बिलो वेस्ट लेवल जो बॉडी है वो पैरालाइज हो गई है, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर गोली लगी है, तो उसके कारण उनका आधा हिस्सा पैरालाइज हो गया है। तो मेरी सरकार से यही दरख्वास्त है कि चूँकि अपराधी पकड़े नहीं गए हैं अभी तक, तो उनको ये सिक्योरिटी मुहैया करा जाए और हॉस्पिटल प्रशासन को प्रेशराइज करके जैसे भी उनसे विनती करके उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिलाया जाए। सर, एक सवाल मेरा आपसे ये है कि जैसा कि प्रशासन ने खुद कहा कि 72 घंटे का समय और कुछ ही कह सकते हैं कल शाम तक वो समय पूरा हो जाएगा, अगर कुछ निर्णय नहीं लिया गया तो आप लोग इस टाइम पे क्या करेंगे? अब
जी क्या रणनीति है अब आपकी? कल तक 72 घंटे का अल्टीमेटम है। उसके बाद के अंदर अगर उस तक अगर अपराधी नहीं पकड़े जाते हैं तो हमारी तो मांग यही है कि इनको सिक्योरिटी दी जाए, एक तो फुल प्रोटेक्शन दी जाए, और उसके बाद हम विचार विमर्श करेंगे कि क्या करना है, आगे की राजनीति क्या करनी, रणनीति क्या करनी है। जी, लगातार हम लोग अजीत सिंह के परिवार से मिले हैं, लगातार बातचीत कर रहे हैं। जानना चाहेंगे सर, क्योंकि ये जो मामला हुआ है बहुत ही गंभीर है और कह सकते हैं कहीं ना कहीं समाज के लिए भी बहुत घातक है, महिलाओं के लिए या बच्चों के लिए, या कह सकते हैं समाज के सभी लोगों के लिए बहुत घातक है। अगर सरकार इस पे कोई निर्णय कल तक नहीं ले पाती, क्योंकि 72 घंटे का समय होने वाला है, तो इसके बाद आपकी क्या कार्यप्रणाली रहेगी, क्या रणनीति आप लोग बना रहे हैं? हमारे देखो सामाजिक संगठन सभी लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव है, और जैसा कि सुखदेव सिंह जी का जो हत्याकांड हुआ है तो वहाँ भी सरकार को समाज ने अल्टीमेटम दिया था 72 घंटों का। 72 घंटे पूरे होने को है। इस बीच में यदि कोई वो कार्रवाई करते हैं, पुलिस कार्रवाई करती है, प्रशासन कार्रवाई करता है, बहुत अच्छी बात है, हम तो उससे कोई दिक्कत भी नहीं है हमारे को। कार्रवाई नहीं होगी तो राजस्थान उग्र आंदोलन के लिए पूरा राजस्थान तैयार है, पूरा राजपूत समाज उग्र आंदोलन के लिए तैयार रहेगा। और इस चीज़ की जो रणनीति है वो रणनीति हम सब लोगों ने बैठ के बना ली है। हमारी कोर कमेटी बैठी हुई है, सामाजिक संगठन सारा, वो जो निर्णय लेंगे इस मामले को लेके वो हमें सबको मान्य है। इसके अलावा मेरी पूरे समाज की, हम सभी भाई बंधुओं की एक ही गुजारिश है पूरे समाज से कि आप सभी लोग एकजुट रहें। सरकार से, प्रशासन से एक गुजारिश है कि अजीत सिंह को मेडिकल सुविधा प्रॉपर तरीके से मिले। 24 घंटे सुबह, दोपहर, शाम और नाइट, चारों समय का अजीत सिंह जी के पास में 2 जो आपके नर्सिंग स्टाफ है ये प्रॉपर रहे। डॉक्टर और प्लस HOD ये इनका प्रॉपर, इनके निरीक्षण के अंदर अजीत सिंह का बेहतर इलाज हो। हम ही चाह रहे हैं कि वो जिस हालत में यहाँ से आए थे और अपने पैरों पे चल के वापस जाए। सर, जानना चाहेंगे कि जैसे कि कल जयपुर बंद आप लोगों ने कराया, इसमें सर्व समाज आपके साथ था, तमाम लोग आपके साथ थे, तो क्या जो अब आप आंदोलन कल के बाद आप करने जाएंगे, या कह सकते हैं आप जो भी आपकी रणनीति है उसमें सर्व समाज को आप साथ ले रहे हैं या सिर्फ राजपूत समाज ही आपके साथ? राजपूत समाज की बात कहाँ से आ गई? सुखदेव सिंह गोगामेडी हिंदू समाज के नेता थे, इसमें सर्व समाज हमारे साथ में है। ये कोई पर्टिकुलर राजपूत समाज में नहीं है, ये पूरा राजपूत समाज के साथ में सर्व समाज खड़ा हुआ है। 36 कौम खड़ी हुई है, ये इसको आप पर्टिकुलर किसी समाज की संज्ञा दे नहीं सकते। सुखदेव सिंह पिछली बार भी उन्होंने, जब आज के मार्च के आसपास उन्होंने जब सुरक्षा की उन्होंने गुहार लगाई थी, उनको सुरक्षा क्यों नहीं दी गई? आज ये कांड नहीं होता, आज ये स्थिति पैदा नहीं होती राजस्थान के अंदर। अब स्थिति ये पैदा हो चुकी है कि राजस्थान में जो प्रमुख समाज के संगठन के लोग हैं, मैं तो ये भी कहना चाहूँगा राजपूत समाज नहीं, अदर समाज, वहाँ के जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, जो समाज के नेता हैं, जो सामाजिक न्याय का काम कर रहे हैं, जो सामाजिक नेता हैं, उन सभी को सुरक्षा दी जाए। अजीत सिंह है, ये एज ए एक उनके सपोर्टर थे, सपोर्टर इट सेंस जैसे मैं भी सपोर्टर हूँ। ये इनका कोई काम धंधा साथ में नहीं था, कोई डॉक्यूमेंट थे वो देने के लिए सुखदेव सिंह जी के पास में गए थे। मुश्किल से 5 मिनट वहाँ रुके होंगे और इतनी देर में ये उनके साथ में दुर्घटना हुई। अब ये चाह रहे हैं कि ये मुद्दा क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्माया हुआ है, अब ये हम लोग, ये सब लोग चाह रहे हैं कि अजीत सिंह को पुलिस की सुरक्षा, ताज़ जिंदगी के लिए पुलिस की सुरक्षा मिले, क्योंकि जब तक ये ऐसे घूम रहे हैं, अपराधी की कोई जात नहीं होती, किसी भी लेवल के ऊपर ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। हमें पूरी सुरक्षा चाहिए, अजीत सिंह के परिवार को सुरक्षा मिलनी चाहिए, मेडिकल फैसिलिटी इनको मिलनी चाहिए, पूरी ज़िंदगी मिलनी चाहिए। और अब क्योंकि अजीत सिंह अपने परिवार में कमाने वाले इकलौते बंदे हैं, उनके 2 बेटियां हैं, उनके पिताजी को कैंसर है, उनके माताजी वृद्ध हैं, पूरा परिवार इनके ऊपर डिपेंड है। सरकार इनको अच्छे से अच्छा पैकेज देवे, अच्छे से अच्छी इनकी मूलभूत सुविधा जो है उनके ऊपर सरकार की ध्यान आकर्षण करवाएं आप लोग, क्योंकि हम कह सकते हैं काम करवाने का मीडिया, ये आप लोग यहाँ की जो बातें हैं, लोकल मुद्दे जो यहाँ के हैं, वो आप सरकार तक पहुँचाएं। सर, जानना चाहेंगे कि अभी चुनाव हुआ है, कुछ ही टाइम पहले मतगणना हुई, रिजल्ट आया, लेकिन अभी तक प्रदेश में सीएम नियुक्त नहीं किया गया, क्योंकि प्रदेश, पूरा जो प्रदेश है बिना सीएम के चल रहा है। ऐसे में नवतेज टीवी आपसे जानना चाहता है कि क्या आप ऐसा कोई संदेश सरकार को और पुलिस प्रशासन को देना चाहेंगे ताकि ऐसे अपराधी खुलेआम ना घूम पाए? देखिए, सरकारें पिछली बार कांग्रेस की थी तो भी क्या बिगड़ गया, बीजेपी की आ जाएगी तो भी क्या हो जाएगा। हम वो नहीं चाह रहे हैं। चाह क्या रहे हैं कि जो यहाँ का प्रशासन सिस्टम है, सरकार कोई सी बने, हमारे को इस कांड को लेके सरकारी जो सुविधाएं हैं वो मिले। सरकार किसी भी बने,
सरकार चाहे बीजेपी की बने हमारे लिए अच्छा है, कांग्रेस की बने कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये हमारा पारिवारिक मामला है, ये हमारी सामाजिक मामला है। इसके ऊपर आप न तो हम राजनीति करेंगे न कुछ और बात है। बात सिर्फ यही है कि जो भी सरकार बने अपने प्रशासन को मजबूत रखें। शांति कानून व्यवस्था के लिए सरकार को सख्त होना बहुत ज़रूरी है और इस परिवार को सुरक्षा हमारी सबसे बड़ी मांग है। देखिए आज अजीत सिंह घायल है, यदि कुछ ना कुछ गलत हो जाता तो शायद ये इस परिवार की ज़िंदगी खराब हो सकती थी और अभी भी वो ज़िंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे हैं, अभी भी ज़िंदगी और मौत के बीच में है। हम ये चाह रहे हैं कि इस परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए, इसके परिवार की रक्षा की जाए, बेस्ट से बेस्ट इलाज इनका हो, इसके अलावा हमारी दूसरी कोई मांग नहीं। तो ये थे हमारे साथ अजीत सिंह की फैमिली परिजन, जिनका कहना है कि अजीत सिंह को ताउम्र के लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से सुरक्षा प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि अभी तक सरकार द्वारा जो 72 घंटे उन्होंने मांगे हैं इसमें कोई रिजल्ट हमारे सामने नहीं आया है। वहीं अगर बात करें सुखदेव सिंह गोगामेडी के हत्याकांड की, तो ये एक बहुत बड़ा मामला है जो कि समाज के लिए कहीं ना कहीं घातक है। ऐसे में हमारे जो परिजन हैं उनकी सुरक्षा के लिए हम पुलिस प्रशासन से मांग कर रहे हैं, तो सरकार से भी मांग कर रहे हैं, क्योंकि ये अब ताउम्र की बात हो गई है कि आज नहीं तो कल हम पे भी हमला हो सकता है, हमें भी जिंदगी मौत से जूझना पड़ेगा। कैमरा पर्सन विनोद के साथ मैं शिवानी शर्मा, नवतेज टीवी, जयपुर। खानपुर बकानी से चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस विधायक सुरेश गुर्जर ने धन्यवाद यात्रा निकाली। इस दौरान उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में यात्रा निकालकर बालाजी मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने ग्रामीणों से मिलकर चुनाव जिताने और उनका आभार व्यक्त किया है। उन्होंने क्षेत्रवासियों से विकास में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने देने का आश्वासन दिया। धर्मनगरी अयोध्या सज रही है, संवर रही है, निखर रही है। क्या कभी किसी ने कल्पना की थी कि अयोध्या एक बार फिर से त्रेता युग की अयोध्या की तरह दिखाई देगी? अयोध्या को इस तरह से सजाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में अयोध्या का जो भी स्वरूप होगा वह त्रेता युग की तरह दिखाई देगा, क्योंकि धर्मनगरी अयोध्या में भगवान रामलला के मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। रामलला का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम 22 जनवरी 2024 को किया जाएगा। धर्मनगरी अयोध्या त्रेता युग की तरह दिखाई देगी अयोध्या। प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां जोरों शोरों पर। मंदिर का गर्भगृह बनकर तैयार। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। इसी बीच ट्रस्ट ने मंदिर की ताजा तस्वीरें शेयर की है, जिसमें मंदिर का भव्य स्वरूप दिखाई दे रहा है। ट्रस्ट से जारी तस्वीरों में राम मंदिर की भव्यता देखी जा सकती है। साथ ही साथ ट्रस्ट ने वीडियोस भी जारी किए, उनमें भी मंदिर की भव्यता साफ तौर पर देखी जा सकती है। उद्घाटन से पहले मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। भगवान रामलला के मंदिर के निर्माण कार्य में प्रथम फ्लोर का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। गर्भगृह बन करके पूरी तरह से तैयार हो चुका है। वहीं रामलला के 5 वर्ष के बाल स्वरूप की मूर्तियां भी बनकर तैयार है। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इस समारोह में देश के तमाम वीवीआईपी मेहमान शामिल होंगे। ट्रस्ट की ओर से उद्योगपति मुकेश अंबानी, अभिनेता अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, सचिन, विराट समेत कई साधु संतों को आमंत्रित किया गया है। रात के समय राम मंदिर का अद्भुत नजारा दिखाई देता है। हर किसी ने अभी तक राम मंदिर की दिन की तस्वीर देखी है, लेकिन आज हम आपको मंदिर की रात की तस्वीरें दिखा रहे हैं। रात्रि में भगवान श्री राम का मंदिर अद्भुत दिखाई देता है। ये तस्वीर हर किसी राम भक्त को अपने आप में मोह लेती है, क्योंकि यह इतने अद्भुत और अलौकिक है तस्वीर है, जिसे देखने मात्र से ही हर राम भक्त के मन में यही इच्छा जागेगी कि जल्द से जल्द भगवान राम का मंदिर बनकर तैयार हो। इसकी एक झलक पाने के लिए हर कोई बेताब है। राम मंदिर में गाय के घी से मंदिर की अखंड ज्योत को प्रज्वलित किया जाएगा। साथ ही रथों के साथ 108 छोटे शिवलिंग भी ले जाए जा रहे हैं। भगवान श्री राम के भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के दौरान जो आरती की जाएगी, उसके लिए खास तौर से गाय के घी को उपयोग में लिया जाएगा। संदीपन महाराज ने बताया कि साल 2014 में एक ट्रक में भरकर गायों को जोधपुर से गोकशी के लिए ले जाया जा रहा था। इस ट्रक में 7 गायें थी। इन गायों को छुड़वा कर आसपास की गौशाला में ले गए, लेकिन सभी ने रखने से मना कर दिया था।
आखिर में उन्होंने फैसला लिया कि वे इन गायों को खुद ही पालेंगे। उन्होंने बताया कि इस दौरान राम मंदिर के बनने की उम्मीदें बनने लगी तो इन 60 गायों के अलावा अन्य गायों को भी एकत्रित करना शुरू कर दिया। वहीं अब इन गायों का घी भी भोग के लिए उपयोग में लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नवतेज टीवी, जयपुर। भगवान श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बनना शुरू हो चुका है और अब वो तारीख दूर नहीं है जब श्री राम लला उस मंदिर में विराजेंगे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इस प्राण प्रतिष्ठा में पूरे भारतवर्ष से लोग अपने अपने तरीके से योगदान कर रहे हैं। ऐसे ही आज हम मौजूद हैं जयपुर के जामडोली में स्थित श्री पीताम्बर स्वामी शक्तिपीठ में, जहां पर आपको हम जानकारी के लिए बता दें कि जोधपुर से स्वामी संदीपन जी महाराज यहाँ पर पधारे हैं और अपने साथ में 600 किलो गाय का घी लेकर आए हैं, जो घी सीधे अयोध्या जाएगा और वहाँ पर भगवान श्री राम के इस हम कह सकते हैं पूजन कार्य में, उनकी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के अंदर यज्ञ हवन आदि में इस घी का उपयोग किया जाएगा। आपको बता दें, मेरे कैमरामैन को मैं बोलूँगा वो दिखाए, यहाँ पर ये रथ हैं जो कि एक बैलगाड़ी के द्वारा ये संचालित किए जाएंगे। इनमें ये तमाम 600 किलो घी इसमें मौजूद है। इस घी का क्या रहस्य है, कौन सी गाय का है, ये महाराज जी से भी हम जानेंगे। पहले मैं मेरे कैमरामैन को बोलूँगा कि दिखाए ये तमाम जो कलश रखे हैं, इनके अंदर करीब 600 किलोग्राम घी है जो कि अयोध्या जाएगा और श्री राम लला की मूर्ति की स्थापना में जो यज्ञ हवन आदि किए जाएंगे उसमें इस घी का इस्तेमाल किया जाएगा। 9 वर्षों की कठिन तपस्या का यह परिणाम है। क्या कुछ इस घी को निकालने में तपस्या की गई है, कौन सी गाय का ये घी है, ये जानेंगे हम महाराज जी से। हम अभी थोड़ी ही देर में महाराज जी भी यहाँ मौजूद हैं, जोधपुर से सीधे पधारे हैं। तो आप देख सकते हैं महाराज जी संदीपन जी हमारे साथ में मौजूद हैं, जोधपुर से यहाँ पर पधारे हैं और करीब 1150 किलोमीटर की पैदल यात्रा के साथ इस गाय के घी को लेकर ये अयोध्या पहुँचेंगे, जहाँ यज्ञ हवन आदि में इस घी का उपयोग किया जाएगा। महाराज जी पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री राम। जयपुर की इस पावन धरा पर छोटी काशी के नाम से हमारा जयपुर पहचाना जाता है। जय हो। जोधपुर से आप आए हैं, पहले आपका हम परिचय जानना चाहेंगे। ओम श्री श्री महर्षि संदीपनी राम धर्म गौशाला, बनाड़, जोधपुर, राजस्थान। बनाड़ गौशाला से हम गौ माता का ये अमृत तुल्य और अमृत ही कहें जिन गायों का हम घी लेके आए हैं, वह गाय 350 गाय आज हमारी गौशाला में हैं और 2014-17 नवंबर को हमारी ये गौशाला निर्माण हुआ, क्योंकि ये गाय जो है गौवध होने जा रही थी और भगवान हनुमान जी महाराज की कृपा से उनकी हनुमान जी ने रक्षा की और मुझे सूचना मिली और उनसे ही यह गौशाला शुरुआत हुई। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में चुनाव और नतीजे पूर्ण हो चुके हैं और 3 राज्यों में बीजेपी ने अपनी जीत का परचम लहरा दिया है। कांग्रेस को 3 राज्यों में हार का मुंह देखना पड़ा और 1 राज्य में जीत का तमगा खड़ा। जिस राज्य में कांग्रेस को जीत मिली, वहां कांग्रेस ने बिना समय गवाए तुरंत मंत्री और उप मुख्यमंत्री की घोषणा कर दी और कल सीएम पद की शपथ दिलवाई गई। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का सफर कैसा रहा, रिपोर्ट में देखिए। तेलंगाना में कांग्रेस को प्रचंड जीत मिली है। पार्टी 2013 में तेलंगाना के गठन के बाद से पहली बार सरकार बनाने में सफल रही। कांग्रेस के तेलंगाना प्रदेश को एक नए मुख्यमंत्री के रूप में रेवंत रेड्डी ने बुधवार को शपथ ग्रहण की। गांधी परिवार के पसंदीदा नेता रेवंत रेड्डी के राजनीतिक करियर में कई तरह के उतार चढ़ाव आए। 56 साल के रेवंत रेड्डी की राजनीतिक सफर पर नजर डालें तो उन्होंने राजनीतिक करियर की शुरुआत बतौर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ छात्र नेता के रूप में कार्य करके की। इसके बाद वो तेलंगाना राष्ट्र समिति और तेलुगु देशम पार्टी के साथ जुड़े। साल 2017 में उन्होंने आखिरकार कांग्रेस का दामन थाम लिया। साल 2021 में उन्हें तेलंगाना कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। तेलंगाना के दूसरे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की इस वक्त काफी चर्चा हो रही है। तो चलिए जरा जान ले कि 56 साल के रेवंत रेड्डी ने अब तक राजनीतिक और निजी जिंदगी में क्या कुछ हासिल किया है। रेवंत रेड्डी 2019 में कांग्रेस के टिकट पर मलकाजगिरी से सांसद चुने गए।
2018 के विधानसभा चुनाव में वो कोटगल सीट से हार गए। उस्मानिया विश्वविद्यालय से उन्होंने पढ़ाई की है। चल और अचल मिलाकर उनके पास 30 करोड़ की संपत्ति है। रेवंत रेड्डी ने 1992 में कांग्रेस नेता जयपाल रेड्डी की भतीजी गीता रेड्डी से शादी रचाई। रेवंत रेड्डी के परिवार का राजनीति से कोई नाता नहीं था। राजनीति में आने से पहले रेवंत अपने परिवार के कृषि व्यवसाय में थे। उन्होंने रियल एस्टेट में भी अपना हाथ आजमाया। साल 2021 में रेवंत के चंद्रशेखर राव के साथ उनके तेलंगाना आंदोलन में शामिल हुए थे। जब तेलंगाना राष्ट्र समिति का गठन हुआ था तो रेवंत केसीआर के साथ थे। साल 2006 में उन्होंने टीआरएस के साथ छोड़ दिया था। साल 2015 में जब रेवंत रेड्डी जेल में थे, जब उनकी बेटी निमिषा की शादी रेड्डी और रेड्डी मोटर्स के मालिक सत्यनारायण रेड्डी से हुई थी। उनकी बेटी की भव्य शादी रचाई गई थी। हालांकि रेवंत के वकील केवल कुछ घंटों की जमानत का प्रबंध कर सके थे, इसलिए कुछ घंटों के लिए ही वो अपनी बेटी की शादी में शामिल हो सके थे। साल 2020 में रेवंत को केटी रामा राव के फार्म हाउस की तस्वीरें लेने के लिए उसके ऊपर ड्रोन उड़ाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। केसीआर के शासन के दौरान कई मौकों पर रेवंत रेड्डी को घर में नजरबंद कर दिया गया था। वहीं कई बार उन्हें विरोध प्रदर्शन में शामिल होने से रोका गया था। रेवंत के खिलाफ पार्टी के अंदर से भी कई बार आवाज उठी है। कई नेताओं का कहना है कि रेवंत सिर्फ अपने समर्थकों को ही बढ़ावा देते हैं। तो बेहद दिलचस्प रहा तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का राजनीतिक और निजी जीवन। ब्यूरो रिपोर्ट, नवतेज टीवी।